अच्छा, अब आपका यूनिट 6 है, आखिरी यूनिट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा अब तक तो बहुत दफ़ा हमने डिस्कस कर लिया है, इकोनॉमिक एजेंट्स हमने डिस्कस किए, इंडिविजुअल्स होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं और फर्म्स होती हैं। इंडिविजुअल्स को हाउस होल्ड्स भी कह सकता हूँ और फर्म्स होती हैं। मेनली ये लेबर इनको देते हैं और इसके बदले वेजेस लेते हैं, और फर्म जो है फिर इनको प्रोडक्शन देती है, प्रोडक्शन के बदले इनसे पैसे लेती है और पैसे वही वेजेस की सूरत है। इस तरह से इकोनॉमिक साइकिल होती है। लेकिन फिर इसमें हमने थर्ड एजेंट ऐड कर दिया था गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो है वो इनसे टैक्स कलेक्ट करती है, फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करती है इसी साइकिल के अंदर इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वरना अमीर अमीर तर होता चला जाएगा और जो जिसके पास वसाइल नहीं है कि वो कोई पहली चीज़ खरीद सके, तो पहली चीज़ जब वो नहीं खरीद पाते, तो टूल्स ही नहीं खरीद पा रहे, तो उससे कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे, तो वो जो पहले से मैन्युफैक्चर बस वही अमीर तरीन होते चले जा रहे हैं। तो फिर जो जिनके पास वसाइल नहीं है वो फिर डिसएडवांटेज ही रहते हैं थ्रू आउट। तो बीच में गवर्नमेंट आती है ताकि वो किसी किस्म की इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करे, इनकम इक्वालिटी क्रिएट करे, टैक्सेस ले और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे। एक ये टोटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट हो। अच्छा, ये तीन इकोनॉमिक एजेंट्स किसी एक इकॉनमी के हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर याद हो कि हमने जीडीपी के अंदर एक चीज़, जीडीपी जो हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें देखा था कि कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स कह लो, कि उनकी स्पेंडिंग उनके एक्सपेंडिचर्स में ऐड किया था इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स जो स्पेंड करते हैं, जो फर्म्स हैं। इसके अलावा हमने ऐड किया था गवर्नमेंट्स को, कि गवर्नमेंट जो स्पेंड करते हैं। तो ये तो तीन इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए, प्लस हमने एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, फॉरेन हमारे जो जितनी डिमांड है हमारी एक्सपोर्ट्स की, तो वो जो बिके तो फॉरेनर्स के एक्सपेंडिचर है, जो उन्होंने हमसे खरीदा, यकीनन वो हमारा आउटपुट है, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, राइट। इसी तरह हमने इंपोर्ट जो किया तो वो हमारी नहीं, उनकी जीडीपी का हिस्सा है, जहाँ जहाँ से इंपोर्ट किया तो वो इसलिए डिडक्ट हो गया। तो फॉरेन हमारे कस्टमर सप्लायर्स भी एजेंट्स ही हैं एक तरह से। क्यों, कब से? जब से इंटरनेशनल ट्रेड है, सही है, जब से ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन कब से? अब इसकी बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपका वर्ल्ड के अंदर से समझ लो बॉर्डर जितने हटा दो और एक तरह से हो जाए तमाम कंट्रीज के। जैसे एक गली से दूसरी गली की दुकानदार आपस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या एक घर अपने गली के कोने से खरीद सकता है कुछ, वैसे ही एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ खरीद सकती है। बॉर्डर्स होते हैं अपनी जगह पर, लेकिन बॉर्डर्स के थ्रू हो जाती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना वो बिकता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है कि किस तरह वर्ल्ड कनेक्ट होता है। तो इसको बहुत पीछे थोड़ा इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती चली आ रही है, ठीक है। परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? दुनिया में कोई बॉर्डर ही ना होता, सही है, कि इजी सारे ट्रेड रूट्स बने हुए होते हैं। कुछ नेशनल बॉर्डर्स फिर भी होते हैं पहाड़ों की वजह से जो होते हैं, बट अगेन उनके साइड से तो रास्ते होते ही है ना, या पहाड़ों के बीच में से पासेस भी बनते हैं। तो कोई बॉर्डर ना होता दुनिया में तो इजीली कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं होती, कोई इंपोर्ट कोटाज नहीं होते कि भाई इससे ज़्यादा माल नहीं आ सकता वगैरह, कोई ट्रेड बैरियर्स ना होते तो फ्री ट्रेड हो रहा होता, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा फ्री ट्रेड हो रही होती है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दो कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर ले कि भाई हम फ्री ट्रेड करेंगे, आपस में वीज़ाज दे दें एक दूसरे को, रोड्स बना दे, ट्रेड रूट्स बना दे, बाय सी रूट बना दे, पोर्ट्स बना दे एक दूसरे का माल रिसीव करने के लिए, देने के लिए, राइट। तो ये सारी ग्लोबलाइजेशन को अचीव करने के स्टेप्स है। तो परफेक्ट ग्लोबलाइजेशन तो नहीं है, हर एक ने अपने अपने बैरियर्स लगाए हैं, ट्रेड बैरियर्स, बट अगेन जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं उन दोनों कंट्रीज को फायदा होता है, सही। सो वी विल सी इसके अंदर कैसे चलती चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आप इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव नहीं ले रहे, लेकिन काफ़ी फिर भी हिस्ट्री की कुछ बातें अंदर करने वाला हूँ मैं बिफोर आई गेट इन टू द यूनिट, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट जो है उसके अंदर इंटरनेशनल मतलब उसके अंदर आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरह आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से फिर बहुत सारी और चीज़ें सामने आ जाती हैं कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड ऑन कर दी तो ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ हम इंपोर्ट ही कराते रहे, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास पैसे हमें चाहिए, तो एक्सपोर्ट भी तो हम कर रहे हो ना, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फिर उस फॉरेन करेंसी को हम पे करके इंपोर्ट्स को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो इंपोर्ट्स कराने के लिए हमें फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं है, तो इंपोर्ट कराने के बदले या तो माल देना पड़ेगा, वही हो गई एक्सपोर्ट्स। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स करने के लिए कोई माल ही नहीं है तो इंपोर्ट कराने के बदले पैसे कहाँ से देंगे? फिर हम उधार ले रहे होंगे दूसरे ममालिक से, या तो माल ही उधार पे इंपोर्ट करा रहे होंगे या दूसरे ममालिक से लोन्स देके दे रहे होंगे।
या IMF से लोन्स लेके अपना जो है ना जितना डॉलर का बिल बनता है ना, इंपोर्ट का बिल बनता है, वो पे ऑफ करेंगे। लेकिन कब तक हो सकता है? लोन तो चढ़ती चली जाएगी, फिर लोन पे इंटरेस्ट भी देना। तो एक मुल्क जो है वो इंपोर्ट पे ही नहीं जी सकता, उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा अपनी इंपोर्ट को निगेट कर। इसी तरीके से एक मुल्क है जो सिर्फ एक्सपोर्ट्स किए जा रहा है, उसका एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है, उसकी इंपोर्ट्स कम है, तो उसकी इवेंचुअली वो अच्छी पोजीशन में है, दीगर ममालिक के बनस्बत वो अच्छी पोजीशन में है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट सरप्लस बन रहा हो जिस कंट्री का, तो उस कंट्री के फिर बहुत सारे लोग लायबल भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री जो कि फॉर एग्जाम्पल चाइना एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, चाइना और जापान US को बहुत एक्सपोर्ट्स करते हैं, और US इनका लायबल भी है, US को इनकी वो पेमेंट्स करनी है बहुत सारी। तो US क्या करता है, अपने बॉन्ड्स इनको इशू कर देता है, पेमेंट देने के बदले US ट्रेजरी बॉन्ड्स देता है, और वो एक तरह से US के सर पे लायबिलिटी है। अब इतनी बड़ी लायबिलिटी है चाइना के लिए US, और जापान के लिए भी US बहुत बड़ा कस्टमर है ना, तो अगर किसी पॉइंट में डिफॉल्ट हो जाए तो वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना और जापान, ठीक है। तो आप एक्सपोर्ट करते तो चले आ रहे, लेकिन आपकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन है एक्सपोर्ट में, उसके बावजूद आपको चंद ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसमें आपका एक्सपोर्ट का जो सरप्लस है वो कहीं इतना बढ़ गया आगे कि आप सारा ही माल एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, और अगला बंदा पैसे भी नहीं दे रहा, अगली कंट्री पैसे भी नहीं दे रही, उधार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी बात आप अपने मुल्क के लोगों का पेट काट के एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सही। तो ये सब कुछ देखेंगे, करेंसी को देखेंगे कि मतलब आपकी करेंसी कैसे स्ट्रांग हो जाती है एक्सपोर्ट से, फिर उस करेंसी को वीकन करना पड़ता है ताकि कहीं आपकी करेंसी स्ट्रांग हो गई तो लोगों के लिए एक्सपोर्ट्स आपकी महंगी ना पड़ जाए, तो एक्सपोर्ट्स ख़त्म ही ना हो जाए आपके मुल्क की। तो बहुत सारी आगे चीज़ें आने वाली जो कि मैं खाली बता रहा हूँ, हो सकता है अभी जितनी अब तक बात की है वो इतनी ज़्यादा कनेक्ट ना हो पाए क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फर्स्ट इसके अंदर करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स वगैरह वगैरह सारी बातें आ रही है। उससे पहले हम पहले देखते हैं कि बिल्कुल विजुअलाइज करते हैं कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन होगी किसी छोटे से एक एरिया के अंदर, वहाँ पर हर फैमिली सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन करती होगी, इतना प्रोड्यूस करती होगी हर चीज़ जो उनकी फैमिली को पूरा हो जाए, ठीक है। फिर आपस में हर फैमिली जो है एक ट्राइबल एरिया बन गया, समझो बहुत सारी फैमिलीज है उसमें, तो उन्होंने सबने फिर देखा कि हमारी स्पेशलाइजेशन किसमें, हम किसमें अच्छे हैं। हर फैमिली वो प्रोड्यूस करके फिर ट्रेड कर लेती होगी बार्टर के जरिए। फिर ओवर द टाइम पीरियड सिविलाइजेशन बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती चली गई, प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ती चली गई, करेंसीज आ गई बार्टर की जगह। तो ये सब पीछे कवर करते आ चुके हैं। तो उसके बाद हो गया होगा कि कोई एक गांव किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल एक गांव जो है दरिया के पास है तो हो सकता है मछली पकड़ने में स्पेशलाइज्ड हो। कोई दूसरा गांव जो कि फॉरेस्ट के पास हो सकता है वो वुड फायर वुड फॉरेस्ट से या फर्नीचर फॉरेस्ट से जो है टिम्बर लेके बनाता हो और वो सेल करता हो। सबकी अपनी अपनी हर विलेज की स्पेशलाइजेशन हो गई। ऐसे होते होते फिर जंगें भी हो रही थी कि कोई लैंड किसी के कब्जे में आ गया, कोई बड़ा ट्राइब है उसने अपने कब्जे में लैंड ले लिया, फिर वो एक बड़ा विलेज बन गया, टाउन बन गया, पूरी पूरी कंट्रीज तश्कील हो गई। सही, पूरी पूरी सिविलाइजेशन ने अपने अपने बॉर्डर्स लगा दी, अपनी अपनी आर्मीज बना दी वगैरह वगैरह। फिर किंगडम सिस्टम हुए वक्त, तो ये पूरे तरीके से फिर आज के दौर में कंट्रीज बन चुकी हैं सारी अलग अलग, और हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज है। चाहे वो ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री बहुत वीक हो लेकिन स्टिल वो किसी ना कुछ तो प्रोड्यूस करती है हर कंट्री। तो जब हर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है तो वो सेल भी कर सकती है किसी दूसरी कंट्री को। ऐसा हो सकता है वो इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही कि किसी को सेल कर सके, वो तो खाली अपना ही पूरा सेल्फ सफिशिएंसी कर ले तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो कंट्री तो उसको, इसका मतलब वो इनएफिशिएंट है, वो अपनी रिसोर्सेज को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर नहीं यूटिलाइज कर रही, वो अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर रही, तो वो तो इनएफिशिएंट कंट्री है। हाँ, वो तो डिपेंडेंट रहेगी दूसरी कंट्रीज पे। बाकी तमाम दीगर कंट्रीज जो है वो आपस में सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। कोई जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बना रहा है, तो कोई जो है वो तेल निकाल रहा है, तो कोई है मशीनरी अच्छी बना रहा है, कोई है जो एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, आपस में ट्रेड कर लेते हैं। फिर ये क्लियर है। सो दिस इज व्हाट दिस यूनिट इज अबाउट, बट लेट्स जस्ट गेट अ बिट हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अलेक्जेंडर के टाइम के बाद से। इसके अंदर ये आपके सामने एक तस्वीर है, मैं मैप्स के जरिए थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाह रहा हूं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देख लें। फिलिप ऑफ मैसेडोनिया के बाद अलेक्जेंडर, मतलब फिलिप ऑफ मैसेडोनिया का बेटा ही था अलेक्जेंडर, सिकंदर आजम। उसने जो है वो बिफोर क्राइस्ट या अगर
बिफोर कॉमन एरा बोल दो। बिफोर कॉमन एरा इसलिए बोलते हैं कि हर कोई मजहब फॉलो नहीं करता दुनिया में, तो क्राइस्ट कहेंगे क्राइस्ट वाली डेट हम क्यों ले, तो भाई बिफोर कॉमन एरा कर दो, बात तो वही है। तो बिफोर कॉमन एरा से ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो है वो तकरीबन 320 साल पहले तक, अलेक्जेंडर का दौर शायद खत्म हो गया था तब तक 323 तक। तो उसके बाद से ग्रीस एम्पायर, मतलब अलेक्जेंडर के दौर से ग्रीस एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। ये सारा ग्रीस एम्पायर कहीं ना कहीं फैला हुआ है, ठीक है, ये सारा ये ग्रीक एम्पायर है। अच्छा, उसके बाद से वो तकरीबन 301 साल में समझ ले 301 साल बाद वो रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया, ग्रीक एम्पायर। तो ये जो इतना ज़्यादा एक एम्पायर आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी ज़मीनों तक चला गया, कंट्रोल में ले लिया, तो क्या होगा इससे, जो जहाँ से एम्पायर शुरू हुआ था वो अपना लैंग्वेज, कल्चर, अपने गुड्स वहाँ लेके जाएगा, और जब वहाँ लेके गए वहाँ भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, उनकी चीज़ें अपने जहाँ से उनका ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस से, वहाँ पर भी आई होंगी, सही ना। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक मुल्क से दूसरे मुल्क पूरे के पूरे काफले लेके जाते हैं, पूरे पूरे जंगी काफले कहीं जाते हैं, वहाँ से वहाँ कुछ अच्छा होता है तो अपने शहर में ले आते हैं, और अपने शहर की कुछ चीज़ें होती हैं वो वहाँ पहुँचा देते हैं। इस तरह से ट्रेड खुल जाती है, और ट्रेड होती है पीस टाइम के अंदर। भाई जंग हो गई ना, जंग एक हद तक होती है, उसके बाद जंग भी क्यों होती है, इसलिए कि बाद में पीस आ जाए। ऑल्दो ये ज़रूर आपने जंग की और पीस क्रिएट हो गया, तो जिससे जंग की उन्होंने अपनी आर्मीज बनाने शुरू कर दी दोबारा से। वो जो जंग आ रहे वो चुपचाप नहीं बैठते, 10, 20, 40, 50 साल बाद फिर वो अपनी आर्मी बनाते हैं, फिर दोबारा वो रिटेलिएट करते हैं, वो दोबारा अपने इलाके ले लेते हैं। हर कोई पीस चाह रहा होता है जंग के बाद, जिसके हाथ में कंट्रोल लगा वो चाहेगा ना अब कंट्रोल मेरा पीसफुली चले, ठीक है। तो पीस टाइम के अंदर वही ट्रेड हो रही है। लेकिन फिर इतनी सारी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने पहले किसी ने अपना बॉर्डर आगे बढ़ाया तो उसको फिर रिटेलिएट किया, चंद साल बाद उनका बॉर्डर पीछे किसी और का आगे, सही। तो रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, इस तरीके से फिर इस्लामिक एम्पायर जो बढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ठीक है, तो वो पूरा अरेबिया से लेके जो है पर्शिया के वो में गया, अफ्रीका में गया, ठीक है। इनफैक्ट जब तुर्क्स आ गए तो वो इस्तांबुल तक, कॉन्स्टेंटिनोपल तक, यहाँ तक चला गया, ये सारा तुर्कियों ने ले लिया था, ठीक है। और वो सल्जूकी तुर्क भी यहाँ से रशिया, समझ लो रशिया वाला एरिया वहाँ से आए थे, और होते होते ये सारा जो है ना आपका पर्शिया जो ईरान इराक का हिस्सा आज, तो वो सारा समझ लो इस्लामिक एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। उसके बाद जो है ना वो आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को भी फतह कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह नाम था जिसने किया था, 1500s में किया था कुछ। तो बहरहाल ये स्टार्ट हुई थी, ये नहीं कह रहा कि ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई थी, एम्पायर्स की बात कर रहा हूँ। तो अलेक्जेंडर के बाद से, अलेक्जेंडर वाला पीरियड, अलेक्जेंडर के बाद से लेकर 320 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 30 बिफोर कॉमन एरा तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 30 साल पहले तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 320 साल पहले से 30 साल पहले तक का टाइम जो है ना वो हेलेनिस्टिक पीरियड कहलाता है। ये कुछ पीरियड ऐसे हैं जो आपने याद रखने हैं, मतलब आपका कोई काम नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक हिस्ट्री के बड़े बड़े वो हैं। तो हेलेनिस्टिक पीरियड है जिसके अंदर बहुत सारी फतवात अलेक्जेंडर वाली साइड से हुई, ठीक है। अलेक्जेंडर तो गुजर चुका था तब तक, लेकिन उसके बाद जो ग्रीस जो है वो आगे जो है ना अपना कंट्रोल मेंटेन रखता रहा, फिर वो रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। बहरहाल एक ये टाइम, उसके बाद एक ये याद रखना सिल्क रोड, चाइना की हान डायनेस्टी थी उस वक्त, तो ये सिल्क रोड कहलाता था। ये कोई एक सिंगल रोड नहीं था, समझ लो ये पूरा रूट है, ये आज का डामर बना हुआ रोड नहीं है, बट अगेन वो पैसेज था जहाँ से कारवां गुजरते थे पूरे पूरे, जिसके जैसे आज कंटेनर होते हैं ना, ये हम बात करें सिल्क रोड था तकरीबन आई थिंक कॉमन एरा से पहले ही था, पता नहीं कॉमन एरा से 100 साल पहले बन चुका था सिल्क रोड, ठीक है। तो सिल्क रोड ने कितने सारे इलाकों को देखो कनेक्ट किया हुआ, ये ग्रीन है ना जो पूरा, ये सिल्क रोड है। तो ये कितने सारे जो आज के बहुत सारे वो होंगे, आज के बहुत सारे अलग अलग ममालिक इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये पूरा रूट, इस रूट के जरिए बहुत सारे ट्रेड कैरावान्स आते जाते थे, सही। उसके बाद और आगे आ जाओ, अभी ये इस्लामिक एम्पायर है आपका, ठीक है। इस्लामिक एम्पायर किस तरह से था, वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था मक्का मदीना से, वो ये यमन पूरा अरेबिया इसका पार्ट बन गया इस्लामिक एम्पायर का, ठीक है। इजिप्ट बन गया, ठीक है। वो ये नॉर्थ ऑफ अफ्रीका होते 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 मराकेश तक इस्लाम पहुँच गया, ठीक है। और इसके अलावा पर्शिया तक पहुँच गया। उसके बाद आज के दौर में तो देखा जाए तो रिवर इंडस तक पहुँचा हुआ, इंडिया तक पहुँच गया, सही ना। इसी तरीके से जो सल्जूकी तुर्क है उन्होंने जो है वो भी मुसलमान हो गए थे, तो ये सारा हिस्सा इस्लामिक एम्पायर का हिस्सा बन गया था, ठीक है। ये सब, ये कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो स्पेन का एरिया है,
तो स्पेन और मोराकेश के दरमियान बीच में एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, पानी है ये बीच में, सही ना। यहाँ से तारिक बिन जियाद जो है वो समझ लें आज से 1300 ईयर्स अगो मे बी तारिक बिन जियाद ने जो है वो यहाँ से कश्तियों के ज़रिए स्पेन के अंदर एंटर हुए, ठीक है, और कहते हैं कि कश्तियाँ जला दी थी वापसी की, कि अब स्पेन को फतह ही करना है, तो कुर्तुबा के अंदर एंटर हुए थे वो। बहरहाल तो ये यहाँ पर फिर स्पेन में यूँ इस्लाम आ गया, फिर जाहिर है उसके बाद फिर दो यूरोपियंस ने रीगेन कर लिया था कंट्रोल, तो वो जो है वहाँ से वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। बहरहाल तो ये सारा इस्लामिक एम्पायर भी अपना फैलता रहा, तो जो भी फैलते रहे साथ में अपने गुड्स एंड सर्विसेज भी तो लेके गए, ट्रेड भी तो करते रहे फिर, ठीक है। और थोड़ा आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये कहलाता है आपका एज ऑफ डिस्कवरी। अच्छा, आपका एक केस स्टडी बना है, उसके अंदर पढ़ोगे भी ये एज ऑफ डिस्कवरी। इसके अंदर क्या हो रहा था, यूरोपियंस जो है ना वो पानी के जहाज़ों में बैठ बैठ के दुनिया तलाश रहे थे। तब तक अमेरिका तो नहीं मिला था, ठीक है। ये बात हो रही है लेट 1400s की, लेट 15th सेंचुरी। लेट 1400s का मतलब ये हो गया 1480s के ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो तब जो है पोर्चुगीज़ सेलर्स बहुत मशहूर थे, वो सेलिंग बहुत अच्छी करते थे। तो पोर्चुगीज़ सेलर ये घूम के आते थे नीचे से, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था बार्टोलोमो डियास करके एक बंदा, ठीक है। फिर उसके मैप को फॉलो करते, फिर वहाँ पर कोई भंवर वगैरह आ गया था, वो उसकी कश्ती नहीं आगे जा पाई थी। बहरहाल उसके फिर मैप्स को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट, ये वो भी पोर्चुगीज था। बार्टोलोमो डियास के बाद वास्को डी गामा अराउंड 8-10 साल बाद ही वो पूरा कैलिकट तक लैंड हुआ, ठीक है। उसका ये है बार्टोलोमो डियास का, आई थिंक ये है वो, सॉरी वास्को डी गामा का मैप ये है कि वो पहले बार्टोलोमो डियास यहाँ तक पहुँच पाया था, केप ऑफ गुड होप तक। अच्छा, ये देखो नीचे से पूरा घूम के जा रहे हैं, क्यों, बीच में से क्यों नहीं जा रहे, तब तक सुएज कैनाल नहीं बना था, सही है। तो सुएज कैनाल तो बहुत बाद में जाके बना था, और ये बात हम कर रहे हैं लेट 1400s के, और सुएज कैनाल बना था 1859 के साल, मतलब 1850, ये 10 साल लिया था इसने, 1849 से लेकर 1859 तक कह लो। तब फिर जब सुएज कैनाल बन गया तो फिर ये ट्रेड रूट बीच में से आ गया, लेकिन तब तक जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था तब तक ये कश्तियाँ पूरा घूम के टिप ऑफ अफ्रीका, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका तक जाती थी और घूम के पूरा मुड़ के आती थी। तो यहाँ तक पहले पहुँचा था बार्टोलोमो डियास करके, वो नाम याद रहे ना रहे इट्स फाइन। उसी के 8-10 साल बाद जो है वो वास्को डी गामा उसी के मैप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर लैंड हुआ कैलिकट में। कैलिकट इज़ नॉट कलकत्ता, कलकत्ता तो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर है, कलकत्ता यहाँ पर है इंडिया में, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। कैलिकट की बात हो रही है, कैलिकट का कोई इंडियन नेम भी है वो मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल तो जब वास्को डी गामा 1500s का, ये 1497 लिखा हुआ है ना, 1497 के करीब करीब है 1500s, तो 1500 याद रखो चलो। 1500s तक वास्को डी गामा पहुँच चुका था इंडिया दरियाफ्त कर लिया यूरोपियंस ने। ब्रिटिश अलग है, फ्रेंच अलग है, पोर्चुगीज अलग है, डच अलग है, ठीक है, वो अलग अलग उनकी ईस्ट इंडिया कंपनीज बनी थी वो, लेकिन वो 100 साल बाद की कहानी है। ईस्ट इंडिया कंपनीज तो 1600s के अंदर बनी थी ना, तो उस दौरान छोटी छोटी वॉयजेस जाने लगी थी ट्रेड करने के लिए, नए नए लैंड्स देखे थे, और वो इंडिया के बाद वाले हिस्से को फार ईस्ट कहते थे, और इंडिया के बाद वाला हिस्सा क्या था, चाइना। ये वाला इंडिया के ऊपर वाला हिस्सा या इंडिया की ईस्टर्न टिप कह लो, उसको फार ईस्ट कहते थे। फार ईस्ट के साथ ट्रेड के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली इनके लिए, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल ये वाली साइड थी ईस्ट, ये जो एज ऑफ डिस्कवरी है ना, वो पानी के जहाज़ों के जरिए डिस्कवर कर रहे थे। दूसरी तरफ निकला था तुक्के में निकला था या जानबूझ के निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो वो दूसरे एंड से निकला था जापान तक पहुंचने के लिए, कि अगर इस तरफ से पहुंच सकते हैं तो दुनिया गोल है, तो वहां से भी पहुंच सकते हैं, तब तक डिस्कवर हो चुका था दुनिया गोल है। तो वो, लेकिन उसने जो है ना यहाँ से आप समझ ले उसने स्टार्ट लिया, ठीक है ना। वो भी क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से स्टार्ट लिया था गालिबन, कंफर्म कर लेता हूँ ये। तो स्पेन से चला था क्रिस्टोफर कोलंबस, और होते होते कि भाई ईस्ट पे पहुंचना है, दुनिया गोल है, तो वेस्ट से भी जा सकते हैं। वो वेस्ट इंडीज़ के लैंड्स पर लैंड हुआ, और वहाँ पर जो है ना उसको पता चला कि ओके दिस इज सम न्यू प्लेस, ठीक है, एक नई डिस्कवरी हो गई। तो फिर ये
ओल्ड वर्ल्ड कहलाने लगा, ये न्यू वर्ल्ड कहलाने लगा। अटलांटिक ओशन ये है पूरा बीच में ना, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ओशन है अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशन के ईस्ट वाला वर्ल्ड जो है वो ओल्ड वर्ल्ड और वेस्ट वाला वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड कहलाने लगा। अब नए वर्ल्ड में आ गए तो वहां तो पहले से सिविलाइजेशन थी, सही है। तो कॉलोनियलिस्ट, फिर वहां ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट या सारे यूरोपियन कह लो, वो वहां जाना शुरू हो गए अपनी वॉयजेस को लेकर वहां, क्योंकि थे तो ये वेपनरी में काफी मॉडर्न, इनके वॉर टैक्टिक्स और सब कुछ इन चीजों में बड़े मॉडर्न थे ना। और जब भी तो ये पहुंचे ना अमेरिका, वरना वो आ जाते पानी के जहाज बना के, ठीक है। तो ये बहुत आगे थे इस मामले में। बहरहाल तो एक तरफ वहां जाके कॉलोनाइजेशन हुई, दूसरी तरफ जो है ईस्ट की तरफ कॉलोनाइजेशन हुई, इंडिया वगैरह की तरफ, ठीक है। तो तब फिर बात थोड़ी अच्छा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस वाला साल के अगर ईयर्स बोलूं तो कौन से हैं, वो तकरीबन वही वाले ईयर्स है जो कि वास्को डी गामा और बार्टोलोमेओ डियाज के थे। देखो 1490s, लेट 1500s, लेट मतलब 1500 से 10-15 साल पहले जो है ना ये सब डिस्कवर हो गया। ये इंडिया, अमेरिका डिस्कवर हो गया। इंडिया तो पहले से पता था, लेकिन वो उसका जो सी रूट है वो नहीं पता था, क्योंकि उसके बीच में से तो इस्लामिक एम्पायर के थ्रू गुजरना था। तो वो यूरोपियंस की अगर उनके वैसी बैटल, उसके बैटल्स के दरमियान, मतलब इस्लामिक एम्पायर के अंदर उस वक्त कौन किन के हाथ में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था पूरा वो वाला रीजन ना, जो मिड से बाय रोड जाते अगर, सिल्क रोड वगैरह के जरिए जाते अगर, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया फ्रॉम द साउथ। क्लियर है। तो बहरहाल उसके बाद 1600s तक जब पहुंचे तो चार्टर्ड कंपनीज बनना शुरू हो गई, जैसे कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट, जो कि ईस्ट पे ट्रेड करते थे। तो ये जो मैप है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि इनके कहाँ कहाँ पोर्ट्स थे, कहाँ कहाँ लैंड करते थे। तो इस तरह से करके साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से जाके 1600s तक ट्रेड लेना शुरू कर दी, ठीक है। और इंडिया में भी इजाज़त मिल चुकी थी, हालांकि इंडिया में ब्रिटिश से पहले ही पोर्चुगीज पहुंचे हुए थे, फ्रेंच पोर्चुगीज, लेकिन इजाज़त जो है वो जहांगीर और जहांगीर और उसके बाद शाहजहां ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। बाद में आपको पता है हिस्ट्री में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह कंट्रोल किया था। ये क्लियर हो रही है इसके। तो यहाँ से अच्छा, फिर बीच में क्या हुआ, 1859 तक पहुंचे अगर हम, तो 1800s तक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो चुकी थी, बहुत सारी कंपनीज तेजी से बनना शुरू हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई थी, सही है ना। ट्रेन, रेलवे स्टेशन बनना शुरू, रेलवे की पटरियां डलना शुरू हो गई थी, और ट्रेन के जरिए इधर से उधर प्रोड्यूस्ड माल जो है वो गुजरता था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हो गई थी। तो वो एक तरफ चला, तो दूसरी तरफ जो है बीच में से फिर जो कि एक सी रूट, एक नेचुरल सी रूट के करीब बीच में कुछ लैंड था, उसको 10 साल के दरमियान काटा और बीच में बना दिया सुएज कैनाल। तो अब इतना लंबा रूट लेने की बजाय, साउथ से इतना लंबा रूट लेने की बजाय, जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ से कश्तियां पानी की वो रूट लेती है, ट्रेड रूट, ठीक है। और ये मेडिटेरेनियन सी है और यहीं से फिर पूरा यूरोप कनेक्ट होता है। क्लियर हो रही है। दिस इज हाउ द ग्लोबलाइजेशन केप्ट इवॉल्विंग। उसके बाद हवाई जहाज जब आ गए तो फिर जबरदस्त, हवाई जहाज एक्सपेंसिव है, ठीक है, चीपेस्ट तो बाय सी है, क्योंकि सी जो पानी का जहाज है उसमें बहुत ज्यादा वजन आप लाद सकते हो, और वो टाइम पीरियड तो ले लेता है, लेकिन स्टिल अगर 30 दिन ले रहा है एक पानी का जहाज एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने के लिए, लेट्स सपोज, लेकिन वो वजन कितना उसमें लेके जा रहा है, कितने महीनों का माल भी तो फिर लेके जा रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दिस ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, अगर 1800s के बाद 1900s के अंदर आ जाएं, तो 1900 में थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन कह लो रुकी, क्योंकि 1914 में वर्ल्ड वॉर आ गई, वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ये हो गई, कंट्रीज थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गई, वो प्रोटेक्ट करने लगी अपने आप के इंटरेस्ट को, क्योंकि वॉर टाइम्स थे, उसमें बहुत सारी स्पेंडिंग, बहुत सारी कंट्रीज वॉर का एपिसेंटर जो था वो जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। तो ये उस वर्ल्ड वॉर के एपिसेंटर थे, लेकिन उसमें अमेरिका भी शामिल था, ब्रिटिश शामिल थे, फ्रेंच शामिल थे, रशिया शामिल थे, जापान शामिल था उस वॉर में। इनफैक्ट ब्रिटिश शामिल थे, तो इसका मतलब इंडिया भी शामिल था, क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में था इंडिया। ब्रिटिश जो है इंडिया से सिपाहीज लेके जाता था वहां पर, ठीक है। और इसी वजह से वो मूवमेंट्स वगैरह भी चलती थी, खिलाफत मूवमेंट एंड एवरीथिंग, कि भाई वो वर्ल्ड वॉर वन में हम ऑटोमन एम्पायर खत्म कर देंगे, आप ये नहीं चाह रहे इंडियन के अंदर जो मुस्लिम्स हैं। तो बहरहाल वो सारी हिस्ट्री सो मच कनेक्टेड है। सो इन वॉर वाले टाइम्स के अंदर फिर क्या हो जाता है, ट्रेड नहीं हो पाती। ट्रेड जो है ज्यादा पीस टाइम का सब्जेक्ट है। आज के दौर में इतनी ग्लोबल ट्रेड क्यों हो पा रही है, क्योंकि उस तरह की वॉर्स नहीं है, वो वॉर्स भी है तो कोल्ड वॉर्स हैं। चलो आज के दिन की बात करें तो यूक्रेन रशिया की, और जो फलस्तीन के ऊपर इसराइल काबिज हुआ है,
तो ये वाली वॉर टेंशन चल रहे हैं, फिर ईरान का टेंशन चल रहा है, यमन का टेंशन चल रहा है यूएस के साथ। तो ये वाले जो कंट्रीज अफेक्टेड है उनकी ट्रेड जाहिर अफेक्ट होती है। तो वॉर्स में यही होता है, और वर्ल्ड वॉर में तो फिर इसका मतलब वर्ल्ड की तमाम बड़ी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इंगेज हो जाती है वॉर के अंदर। तो आप समझ लो कि ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट होती है उससे, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट होती है तो ट्रेड भी अफेक्ट होती है। क्लियर? तो वर्ल्ड वॉर 1 से बड़ी ट्रेड अफेक्ट हुई, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट हुई, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई आई थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों में से ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हुआ था। उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई से नहीं, ट्रीटी ऑफ सेवरस से ऑटोमन एम्पायर गालिबन खत्म हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साई तो जर्मन के ऊपर इम्पोज की गई थी बहरहाल। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में बहुत सारी चीज़ें हुई थी सामने, उसमें से एक ये भी थी कि यूनियन लीग ऑफ नेशंस बनी थी। लीग ऑफ नेशंस, उसका काम यह था कि अब दोबारा वॉर ना हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप करना था इसका काम, जैसे आज यूनाइटेड नेशंस है। तो लीग ऑफ नेशन क्या वो इफेक्टिव रही? नहीं। अगर वो इफेक्टिव रहती तो 30 साल बाद 1919 के तकरीबन 30 साल बाद 1940s के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वो ना होती। इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं कर पाए ना लीग ऑफ नेशंस। तो 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गई। लीग ऑफ नेशंस की जगह ले ली यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि आज तक कायम है। उसका काम भी यही था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप करना। और आज भी यूनाइटेड नेशंस में जाके बड़े बड़े लीडर्स ये बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी जिस वजह से, ठीक है, उसके बाद तो यूनाइटेड नेशन बनी। तो आज यूनाइटेड नेशन भी अगर अपना कंट्रोल स्ट्रांग नहीं रखती और वो वाले इकदाम नहीं ले सकती जो कि राइट जस्टिस वाले इकदाम है, तो इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि ये भी फेल हो जाएगी, कोई ना कोई वॉर सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक कंट्री के साथ इनजस्टिस हो जाए और वो सस्टेन रहे। वो कभी ना कभी, जब किसी कंट्री को दीवार से लगा रहे हो तो कहेंगे हमें वैसे भी मरना है तो क्यों ना फ्रंट पे आके मर जाए, वैसे भूख से मर रहा है तो क्यों ना फाइट कर। सो सी फिर वो उस फाइट के चक्कर में और भी बहुत सारी कंट्रीज एंगेज हो सकती है। सो ये हर कोई फिर अपने बॉर्डर सिक्योर करना चाहता है, तो उस चक्कर में थिंग्स एस्केलेट। और जब एस्केलेट हो जाती है, जैसे इसराइल फ़लस्तीन वाला जो मामला है वो अब ईरान तक एस्केलेट हो गया, यमन तक एस्केलेट हो गया, यूएस वैसे ही उसमें एंगेज हुआ है। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सॉफ्ट सपोर्ट तो दे ही रहे हैं फ़लस्तीन को, ऑल्दो वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते अभी। बट द पॉइंट इज कि ये इसमें एंगेज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर फिर कोई वर्ल्ड वॉर खुदा खास्ता होती है तो इससे क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फेल कहलाई, फिर हो सकता है कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पता नहीं क्या उस वक्त सूरत होती है। बहरहाल, सो व्हेन वॉर टाइम्स आर देयर, ग्लोबलाइजेशन गेट्स अफेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन गेट्स अफेक्टेड, द ट्रेड गेट्स अफेक्टेड। व्हेन द पीस टाइम्स आर देयर, देयर इज मोर ग्लोबलाइजेशन, मोर कोऑपरेशन, मोर एग्रीमेंट्स, सो मोर ट्रेड हैपेंस। अब क्या ग्लोबलाइजेशन क्या अच्छी चीज है? हाँ सही है, दो कंट्रीज आपस में अच्छे एग्रीमेंट्स में, लेकिन अगर पीस टाइम्स के अंदर अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं लेकिन एक कंट्री प्रोडक्शन में बहुत एफिशिएंट है और दूसरी कंट्री बहुत ही इनएफिशिएंट है, तो वो जो दूसरी कंट्री बहुत इनएफिशिएंट है उसके पास तो सरप्लस प्रोडक्शन ही नहीं होगी कुछ बेचने के लिए, और वो तो सिर्फ खरीद करेगी। जब खरीद करेगी, इंपोर्ट करती रहेगी, तो वो मकरूज होती रहेगी, लाइबिलिटीज में आती रहेगी। जब इंपोर्ट करती रहेगी तो वो उसका खुद का एक्सचेंज रेट भी वीक होता चला जाएगा, और वीक एक्सचेंज रेट की वजह से उसके खुद के मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही होगी, और जब इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी कोई कंट्री तो उसकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो खत्म होती चली जाएगी। सही? और इंपोर्ट के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट है तो इन्फ्लेशन भी बहुत आई होगी, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट जितने ज्यादा आप इंपोर्ट करते हो उतना ज्यादा आपकी अपनी मनी सप्लाई बढ़ती जाती है। डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं ना पहले आपको इंपोर्ट करने के लिए, तो उतनी आपकी करेंसी वीक होती है। जितनी करेंसी वीक होती है उतनी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो उतने ही ज्यादा आपको फिर जो है ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो उतनी इंपोर्ट्स और महंगी पड़ती है। और इंपोर्ट्स महंगी पड़ना मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन दो तरीके के होते हैं ना, एक इंपोर्टेड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की अगर बात करूं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक होता है कि जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन इन कंट्री ऑफ इंपोर्ट। जो कंट्री इंपोर्ट कर जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम विच वी आर, फॉर एग्जांपल चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद चाइना के अंदर का इन्फ्लेशन आ जाए तो चाइना का माल महंगा हो जाएगा, तो हमारे डोर स्टेप तक जो माल आएगा वो वहीं से महंगा होता हुआ आ रहा है। एक तो ये इंपोर्ट इन्फ्लेशन है। एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ये होती है आपकी खुद की करेंसी वीक हो जाए। जब आपकी वीक करेंसी होगी तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, फिर उस डॉलर के बदले कुछ खरीद सकते हो।
तो जहां से खरीदो वहां इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर आपकी करेंसी वीक होने की वजह से अब आपकी करेंसी ज्यादा चाहिए। कल तक 150 रुपए चाहिए थे डॉलर खरीदने के लिए, अब 250 रुपए चाहिए डॉलर खरीदने के लिए। ठीक है, तो जो $2 की चीज थी कल तक वो 300 रुपए की पड़ती थी, अब वो $2 की चीज 500 की पड़ती, क्योंकि 250 में $2 आए, फिर वो $2 देखे। सही है। तो अब जो ये दूसरी ये दोनों इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, एक वो कि जहां से इंपोर्ट करा रहे हो उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेट हो जाए, चीजें महंगी हो जाए, और एक वो कि उनके प्राइसेस तो वही है लेकिन आपकी खुद की करेंसी इतनी वीक हो गई कि आपको बहुत महंगा पड़ा मंगवाना। क्लियर है? बहरहाल, so after listening to this all roughly, we will get into we start this section.